नमस्कार दोस्तों, आज अपने दूसरे लेसन की बात करेंगे भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। और ये आपके बोर्ड की क्लास में 15 अंकों का होगा। तो इसमें देखिए भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ यानी कि मौर्य साम्राज्य और उसके बाद में गुप्त काल। स्पेशली गुप्त काल को बोला जाता है भारत का स्वर्ण काल, क्योंकि गुप्त काल के अंदर सभी क्षेत्रों में अथाक विकास हुआ, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल बोला जाता है, जिसकी बात विस्तार से मैं गुप्त काल के अंदर करूंगा। तो दूसरे लेसन के अंदर आज अपने बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की। ठीक है, कई बच्चों के मेरे पास कमेंट आए थे कि ऐसे सिलेबस धीरे धीरे, तो मैं कुछ पहले से अब लिखना प्रारंभ कर देता हूं ताकि अपने टाइम थोड़ा कम लगे और उस छोटे से वीडियो में ज़्यादा मैटर आ जाए। ठीक है जी। अब देखिए मौर्य जो साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत स्थापना 323-322 से लेकर 184 ईसा पूर्व, अपने भी ईसा पूर्व में चल रहे हैं। 323 आपकी किताब में 322 दिया है, लेकिन ग्रेजुएशन की जो किताबें हैं उसमें 323 है। तो तारीख आपसे वो कहीं नहीं पूछेंगे, आपने विवाद में नहीं पढ़ना है। 184 ईसा पूर्व तक ये रहा। अब देखिए सबसे पहले अपने बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की जानकारी स्रोत। स्टार्टिंग में आपके लेसन में दे रखा है। तो कौन कौन से वो स्रोत हैं जिससे अपने को मौर्य साम्राज्य की जानकारी है वो मिलती है। तो नाम लिखे हुए हैं मेरे, थोड़ी थोड़ी डिटेल भी बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इनका वास्तविक नाम था। तो कौटिल्य या चाणक्य के अर्थशास्त्र से अपने को मौर्य साम्राज्य की पूर्ण रूप से जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के ही शिष्य थे। अभी मैं बात करूंगा। तो अर्थशास्त्र के अंदर अपने को मौर्य साम्राज्य से प्रशासन की जानकारी, सेना की जानकारी, न्याय की जानकारी, गुप्तचरों की जानकारी, ऐसे अपने को बहुत सारी जानकारियां हैं वो मिलती हैं। इसके बाद में मैगस्थनीज की इंडिका। मैगस्थनीज ने ग्रंथ लिखा इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे और सेल्यूकस निकेटर ने इन्हें मौर्य दरबार में भेजा था और ये भारत में रहे थे। इन्होंने भी भारत में राजनीति, समाज, इन सभी चीज़ों का वर्णन किया। जैसे इनके वर्णन में नगर जो प्रशासन है, नगर प्रशासन का विशुद्ध वर्णन मिलता है। नगर प्रशासन का विशुद्ध वर्णन मिलता है। या एक और इंपॉर्टेंट बताऊं तो दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया। दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया। ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो नगर प्रशासन, जैसे पाटलिपुत्र को पोलोब्रोथो कहा और उसका नगर प्रशासन ये बताया भी कुल 30 सदस्य थे, 6 समितियां थी, प्रत्येक में 5 सदस्य थे। नगर का प्रशासन किस प्रकार से रखता था, आधुनिक समय के अनुसार यहाँ नगर प्रशासन था मौर्य साम्राज्य में, जिसकी जानकारी अपने को मैगस्थनीज की इंडिका से मिलती है। फिर इन्होंने ये कहा कि भारत में दास नहीं थे, क्योंकि भारतीयों का नैतिक स्तर ऊंचा था भी, वो दासों को अपने घर का मेंबर समझते थे। तो इसको पता ही नहीं लगा भी दास कौन सा और घर का मेंबर है कौन सा है। भद्रबाहु का कल्पसूत्र, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नामक ग्रंथ लिखा। भद्रबाहु से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। इसकी बात भी अपने आगे करेंगे। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ लिखा। इसमें देखिए दो बातें इंपॉर्टेंट है मुद्रा राक्षस में। एक तो विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है ये एक मात्र ग्रंथ है, सुन लेना ध्यान से, एक मात्र ग्रंथ जो मौर्य और गुप्त दोनों की जानकारी देता है। एक आपने ये ध्यान रखना है कि ये संस्कृत का पहला नाटक है जो नायिका विहीन है, जो नायिका विहीन है। मोगलीपुत्र तीसस का कथा वास्तु इंपॉर्टेंट ग्रंथ। मोगलीपुत्र जो तीसस थे वो तृतीय जो बौद्ध संगति जो अशोक के समय में हुई उसके ये अध्यक्ष भी थे। और इसके अलावा संघमित्रा और महेंद्र जो कि अशोक के पुत्र और पुत्री थी, उनको इन्होंने शिक्षा भी बौद्ध धर्म की दी थी। सोमदेव की कथा सरिता सागर, सेमेंद्र की वृहद कथा मंजरी, तो ये सारी
ये आपने एक एक नंबर के प्रश्न में वैसे भी याद रखना है भी, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है या मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, वैसे भी याद रखना है। इन सब के अलावा जो यूनानी विद्वान थे जो जिन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, उनसे भी अपने को जानकारी मिलती है, जैसे स्ट्रैबो, प्लूटार्क, जस्टिन, फिलाकर्स, ये आदि। इसके अलावा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये 150 ईस्वी का है। ये ईस्वी का है, ये ईसा पूर्व में चल रहे हैं अपने, लेकिन ये ईस्वी का है। रुद्रदामन जो कि शक शासक थे, उन्होंने जूनागढ़ में अभिलेख स्थापित करवाया। इस अभिलेख से अपने को चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक की जानकारी और चंद्रगुप्त द्वारा सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी मिलती है। याद रखना, सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी मिलती है। ये संस्कृत का पहला अभिलेख है भी, भारत में ये संस्कृत का पहला अभिलेख है। इससे पहले जो अभिलेख अशोक ने लिखवाए उनकी भाषा प्राकृत थी, इसको ध्यान रखना आप, इसकी भाषा प्राकृत थी। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा अशोक के जो अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख हैं, उनसे भी अपने को क्या मिलती है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी है वो मिलती है। तो किताबों के नाम याद रखना है, चाणक्य का अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज की इंडिका, ठीक है। उसके बाद में भद्रबाहु का कल्पसूत्र, भद्रबाहु से वो जैन शिक्षा लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, मोगलीपुत्तिसस की कथा वस्तु, सोमदेव का कथा सरिता सागर, समेंद्र की वृहद कथा मंजरी। इसके अलावा यूनानी स्ट्रैबो, प्लूटार्क, जस्टिन और फिलाकर्स, इनसे भी अपने को जानकारी है वो मिलती है। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं इसके ऊपर अलग अलग मत हैं। जैसे कुछ विद्वानों ने ये कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने 1000 पण जो मुद्रा थी उससे एक शिकारी से खरीदा था। खरीदने के बाद में वो उसको दीक्षा देता है, दीक्षा देकर उसको वो तैयार करता है। तैयार करने के बाद में वो मगध पर आक्रमण करता है। मगध, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया कि मगध सबसे शक्तिशाली जनपदों में से एक था और मगध के ऊपर उस समय गणानंद का शासन था। तो गणानंद जो होता है ना, वो क्या करता है, चाणक्य का अपमान कर देता है और चाणक्य उस अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त को तैयार करता है। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, 323 ईसा पूर्व में इस गणानंद को पराजित करके और किसकी स्थापना कर देता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर देता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना है वो कर देता है। उसके बाद में देखिएगा, जिस समय मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है उस समय के बाद में ये पहला व्यक्ति था जिसे भारत का वृहद सम्राट यानी कि बड़ा सम्राट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो ब्रिटिश भारत यानी कि अंग्रेजी शासन से भी बड़ा था। यदि अपने बात करें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था वो इराक, ईरान से लेकर काबुल, कांधार, पाकिस्तान वर्तमान और बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था और दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। दक्षिण में कर्नाटक यानी कि वर्तमान का सारा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, ये सारे क्षेत्र आ गए। जबकि अंग्रेजों का शासन इस क्षेत्र में नहीं था, यानी कि अंग्रेज और मुगल या गुप्त उनसे बड़ा शासन था और भारत के प्रथम वृहद सम्राट कहते हैं। फिर देखिए 305 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध होता है। सिकंदर की मृत्यु के बाद में सिकंदर के जो सेनापति थे उनको राज्य आपस में बंट जाता है। तो सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसे मैसिडोनिया का राज्य मिलता है और वो क्या करता है 305 ईसा पूर्व में भारत के ऊपर आक्रमण है वो कर देता है। यहाँ युद्ध होता है, युद्ध के अंदर चंद्रगुप्त विजयी हो जाते हैं। इस विजय के बाद में एक संधि होती है। इस संधि का वर्णन जो है वो प्लूटार्क करते हैं भी। इस संधि का वर्णन कौन करते हैं, प्लूटार्क करते हैं। साथ साथ में बहुत बातें बताऊंगा, ध्यान रखना, जो आपकी किताब में है वो भी बताऊंगा, जो नहीं है वो भी बताऊंगा। तो संधि का वर्णन कौन करता है, प्लूटार्क करता है। अब देखिए संधि में 3 शर्तें थी। संधि में 3 शर्तें थी। पहली शर्त, चंद्रगुप्त क्या करता है, 500 हाथी सेल्यूकस को देता है। चंद्रगुप्त 500 हाथी सेल्यूकस को देता है। बदले में सेल्यूकस क्या करता है, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रदेश दिए। कौन कौन से, एरिया, अराकोसिया,
जेडोसिया और पेरीपेमीसाइड, ये 4 प्रदेश वो देता है। तीसरी और अंतिम शर्त, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना, और हेलेना का जो विवाह है वो किससे होता है? चंद्रगुप्त से होता है। हेलेना का विवाह किससे होता है? चंद्रगुप्त से। ये पहला भारत का अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, यानी कि ये भारतीय और दुल्हन जो थी वो विदेशी थी। अंतर्राष्ट्रीय, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था ये भारत का। ठीक है, तो 3 शर्तें। सेल्यूकस को क्या मिला? 500 हाथी। चंद्रगुप्त को क्या मिला? ये 4 प्रदेश। ठीक है, और पुत्री सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे कर देता है? हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर देता है। इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये है कि चंद्रगुप्त के 3 नाम मिलते हैं अपने को। ये यूनानी नाम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान कर लेना भी। चंद्रगुप्त को सेंट्राकोटस, सेंट्राकोटस बेटा कहा है स्टेरबो ने। सेंट्राकोटस किसको कहा है? किसने कहा है? स्टेरबो ने कहा है। चंद्रगुप्त का नाम सेंट्राकोटस मिलता है, और सेंट्राकोटस किसने कहा है? स्टेरबो ने कहा है। ठीक है, फिर एंट्रोकोटस मिलता है, तो एंट्रोकोटस किसने कहा है? प्लूटारक ने कहा है। एंट्रोकोटस किसने कहा है? प्लूटारक ने कहा है। फिर सेट्रोकोटस मिलता है, और सेट्रोकोटस किसने कहा है? फिलाकर्स ने कहा। सेंट्रोकोटस किसने कहा है? फिलाकर्स ने कहा है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, जानकारी स्रोत वो तो किताबों के नाम याद रखने हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो गणानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है अपने गुरु चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त की सहायता से। भारत का प्रथम वृहद सम्राट कहा जाता है क्योंकि इसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। फिर एक युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस के साथ। 3 शर्तें। चंद्रगुप्त 500 हाथी देता है सेल्यूकस को, बदले में सेल्यूकस उसको 4 प्रदेश और अपनी पुत्री का विवाह करता है। फिर सेंट्रोकोटस किसने कहा? स्टेरबो ने कहा। एंट्रोकोटस किसने कहा? प्लूटारक ने कहा। और सेट्रोकोटस किसने कहा? फिलाकर्स ने कहा। ये 4 बातें हैं आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद में देखिए कि इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर और क्या चीजें हैं। इसके अलावा यदि अपने चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। एक तो ये बात आपने याद रखनी है। कौन से धर्म के? जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के। और जैन धर्म की शिक्षा ये कहाँ से लेते हैं? भद्रबाहु से। भद्रबाहु से ये जैन धर्म की शिक्षा लेते हैं। और जैसे ही इनकी शिक्षा पूर्ण होती है एक प्रकार से, तो उसके बाद में क्या होता है, उस समय बड़ा भयंकर है, वो अकाल पड़ता है। और ये क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिणी भारत में चले जाते हैं। दक्षिणी भारत कहाँ पर? वेल, श्रावण, वेला। और ये स्थान कहाँ पर है? कर्नाटक। वेल, श्रावण, वेला कर्नाटक चले जाते हैं। किसके साथ? भद्रबाहु के साथ। अब ये कर्नाटक चले गए, इसके 2 परिणाम हुए। एक तो ये कर्नाटक में जाकर अपना शरीर त्याग देते हैं। यहां पर चंद्रगुप्त सलेखना विधि यानी कि मैं कह सकता हूं सलेखना को उपवास दक्षिणी भारत में वो भद्रबाहु के साथ वेल, श्रावण, वेला कर्नाटक में जाकर सलेखना विधि यानी कि उपवास रखकर बहुत दिनों तक उपवास रखा। और उपवास रखने के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई, शरीर त्याग दिया। एक तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने क्या ध्यान रखनी है? दूसरी इंपॉर्टेंट आपने बात ये ध्यान रखनी है कि भद्रबाहु जब चंद्रगुप्त मौर्य के शरीर त्यागने के बाद में वापस आए मगध, तो मगध में जो स्थूलबाहु के नेतृत्व के अंदर
जो जैनी थे उन्होंने इनका बहिष्कार कर दिया और यहीं पर जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में विभाजित हो जाता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। और ये जैन ग्रंथों के अनुसार ही था कि यहाँ पर 12 वर्ष का क्या पड़ता है, अकाल पड़ता है, 12 वर्ष का अकाल पड़ता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु से दीक्षा लेते हैं, भद्रबाहु के साथ ही श्रावण बेलगोला, सॉरी भी ये बेलगोला ऐसे यहाँ आएगा शब्द, श्रावण बेलगोला, श्रावण वेलगोला ऐसे है ये शब्द, श्रावण वेलगोला कर्नाटक के अंदर, ठीक है, चंद्रगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है, चंद्रगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ जाकर सलेखना यानी कि उपवास विधि से अपना शरीर त्याग देते हैं। यदि विद्वानों की बात करें भी चंद्रगुप्त के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे, तो एक तो कौटिल्य हो गया, उसका दरबारी विद्वान था और उसका गुरु भी था, और दूसरा मेगस्थनीज हो गया जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। अब बात करते हैं अपने दूसरे शासक की, बिंदुसार। बिंदुसार 298 से लेकर और 272 ईसा पूर्व, 272 ईसा पूर्व तक शासक रहते हैं। आपकी किताब में शायद 73 दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शासक रहते हैं जो कि क्या होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, ठीक है। अब देखिए इनके कुछ नाम हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखते जाना। यूनानी लेखों में इसे अमित्रोचेटस कहा गया है। यूनानी लेखों में बिंदुसार का नाम क्या मिलता है, अमित्रोचेटस मिलता है। और जब इसका अपने संस्कृत अनुवाद करते हैं ना, संस्कृत अनुवाद, तो ये क्या बन जाता है, अमित्रोघात। और अमित्रोघात का अर्थ होता है दुश्मनों का दुश्मन, दुश्मनों का दुश्मन। तो देखो सीधा सीधा प्रश्न बनता है, किसे यूनानी ग्रंथों में या यूनानी लेखों में अमित्रोचेटस कहा गया है। बहुत बार ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में भी आ चुका है। तो अमित्रोचेटस किसे कहा गया है, बिंदुसार को कहा गया है। जब इसका संस्कृत रूपांतरण करते हैं तो अमित्रोघात बनता है, और अमित्रोघात शब्द का यदि अर्थ निकालें तो क्या बनता है, दुश्मनों का दुश्मन। और ये अमित्रोघात फ्लीट नामक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा है। इसके बाद में एक नाम इनको स्टेरबो भी देता है, स्टेरबो भी इनको एक नाम देता है। स्टेरबो इनको क्या कहता है, अलीटोड्रस, अलीटोड्रस। ये किसने कहा है, स्टेरबो ने कहा। किसने कहा है, स्टेरबो ने। या इनका नाम अपने को वायु पुराण, पुराणों के बारे में मैंने आपको बताया था, पुराणों की संख्या 18 और उप पुराणों की संख्या 29। तो वायु पुराण में इन्हें क्या कहा गया है, मद्रसार कहा गया है। क्या कहा गया है, मद्रसार। तो किसे पुराणों में मद्रसार कहा गया है, बिंदुसार को। इसके अलावा जैन ग्रंथों में इन्हें सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। तो 3-4 तो आपने ये नाम याद रखने हैं भी। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था।
यूनानी लेखों में इसे अमित्रोचेटस कहा गया है। संस्कृत अनुवाद अमित्रो घात बनता है, अर्थ करें दुश्मनों का दुश्मन। और ये नाम किसने दिया? फ्लीट नामक इतिहासकार ने ये नाम दिया। स्टेरबो ने इसे अली टोटरकोटस कहा है। वायु पुराण में इसे मद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। अब देखिए, जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर मेगस्थनीज थे, किसके दरबारी, किसने भेजा था उनको? सेल्यूकस ने। उसी प्रकार इसके दरबार में भी दो व्यक्ति आए और उनका नाम आपने याद रखना है। तो पहला व्यक्ति किसने भेजा? सीरिया शासक एंटीयोकस। इनके समकालीन सीरिया का शासक कौन था? एंटीयोगस था। और एंटीयोगस ने कौन सा दूत भेजा? दूत भेजा डायमैक्स। ये +2 वालों ने भी याद रखना है और प्रतियोगी परीक्षा वालों ने भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीरियाई शासक एंटीयोगस ने कौन सा दूत भेजा? डायमैक्स। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि बिंदुसार क्या करता है? इस एंटीयोगस को एक पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। और पत्र में वो 3 चीजें मांगता है, 3 वस्तु मांगता है। 3 वस्तु मांगी। किसने पत्र लिखा? बिंदुसार ने पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा? एंटीयोगस को पत्र लिखा। एंटीयोगस ने कौन सा दूत भेजा था? डायमैक्स। पत्र लिखता है और उस पत्र में लिखता है कि मेरे को 3 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? सूखे अंजीर, दूसरी वस्तु थी मीठी शराब, और तीसरी वस्तु थी दार्शनिक। अब डायमैक्स क्या, एंटीयोगस क्या करता है? एंटीयोगस ये 2 चीजें भेज देता है, भेजी। और क्या नहीं भेजता है? दार्शनिक नहीं भेजता है। क्या कह देता है? दार्शनिक बिक्री योग्य नहीं है, यानी कि दार्शनिक बिक्री योग्य नहीं है, इसलिए मैं आपके पास दार्शनिक नहीं भेज सकता हूं। तो वो नाम के बाद में पहला कौन सा देश? सीरिया, जिसके साथ बिंदुसार के अच्छे संबंध थे। राजा कौन सीरिया का? एंटीयोगस। कौन सा दूत भेजता है? डायमैक्स। एंटीयोगस से बिंदुसार क्या क्या मांगता है? सूखे अंजीर यानी कि ड्राई फ्रूट, ठीक है, मीठी शराब और इसके अलावा दार्शनिक। कौन सी 2 चीजें भेजता है एंटीयोगस? सूखे अंजीर और मीठी शराब भेज देता है, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजता है। दार्शनिक नहीं भेजता है, ठीक है। दूसरा संबंध किसके साथ था? दूसरा संबंध था मिस्र के साथ। दूसरा संबंध था मिस्र के साथ, और मिस्र का शासक था टालमी द्वितीय। मिस्र और मिस्र का शासक टालमी द्वितीय सेकंड। टालमी द्वितीय मिस्र का शासक था। और कौन सा दूत भेजता है? डायोमैक्स दूत भेजा। डायोमैक्स नामक दूत है, वो भेजा जाता है, इसके द्वारा भेजा जाता है। अब देखिएगा इसके बाद में, और यदि मैं इंपॉर्टेंट बात करूं बिंदुसार में, तो तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। 2 बार विद्रोह हुआ। विद्रोह का मतलब है इसके खिलाफ हो गई, वहां की जनता इसके खिलाफ हो गई तो विद्रोह कर दिया। तो ध्यान रखना है क्या? पहली बार अशोक को भेजा गया, अशोक को भेजा, और
दूसरी बार सुशीर को भेजा। तो जब तक्षशिला में विद्रोह हो गया, उस विद्रोह को दबाने के लिए पहली बार, दमन करने के लिए, यानी कि विद्रोह को शांत करने के लिए पहली बार अशोक को भेजा गया और दूसरी बार सुशीर को भेजा गया। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार, और बिंदुसार में आपने ये बड़ी बड़ी सारी ही बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यदि मैं बिंदुसार में और बात बताना चाहूँ तो जो कौटिल्य था ना, वो इसके भी दरबार में थे कुछ समय के लिए, फिर कौटिल्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब अपने तीसरे इंपॉर्टेंट शासक है उसकी बात करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है और वो है अशोक। भाई जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है वो है अशोक। तो देखिएगा अशोक 272 से 232 ईसा पूर्व, 272 से 232 ईसा पूर्व, आपकी किताब में 273 से दिया हुआ है, लेकिन ये प्रश्न तो आरएएस में आ चुका है, और आरपीएससी इसी को सही मानती है, ठीक है। तो अशोक जो थे ना, अशोक नाम कहाँ मिलता है, अशोक का नाम देवप्रिय कहाँ मिलता है, प्रियदर्शी कहाँ मिलता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। तो सबसे पहले देखो नाम व उपाधियां। तो एक नंबर पे मैं बात करूंगा अशोक की। अब देखिए अशोक का नाम, अशोक 4 स्थानों पर मिलता है, मास्की, गुर्जरा। आपने ये 2 ही नाम याद रखने हैं, मास्की, गुर्जरा, नेतूर या नेठूर और उदय गोलम, ये 4 स्थान है। लेकिन चाहे कंपटीशन है और चाहे 12वीं क्लास है, 2 ही नाम याद रखने हैं। अशोक का नाम, अशोक कहाँ मिलता है, मास्की लेख में और गुजरा लेख में। दूसरा है देवनाम प्रिय। देवनाम जो प्रिय नाम है ना, वो इनकी राजकीय उपाधि है, बस ये याद रखना है आपने, राजकीय उपाधि। देवनाम प्रिय उनकी राजकीय उपाधि है। और कहाँ, ये जो देवनाम प्रिय उपाधि है ना, ये बौद्ध ग्रंथों में मिलती है अपने को। तीसरा प्रियदर्शी, ये आधिकारिक नाम है इनका, आधिकारिक नाम, यानी कि जब भी ये कोई पत्र वगैरह जारी करते थे तो उनके ऊपर यही नाम होता था, कौन सा, प्रियदर्शी। और इसकी जानकारी अपने को कहाँ मिलती है, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश में इसकी जानकारी मिलती है। चौथा नाम मगध का सम्राट, ये अपने को भाब्रू अभिलेख में मिलता है, जो कि बेराठ राजस्थान से मिला है अपने को, मिला है। अशोक मौर्य, ये अशोक है सीधा, ये अशोक मौर्य। जो अशोक मौर्य नाम है वो जूनागढ़ अभिलेख से मिला है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का अभी अपने ने कुछ समय पहले बात की, ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण शासक थे। तो यहाँ नाम तक, इसके बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अशोक और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई, या आपकी किताब में अशोक और अशोक का धम्म दे रखा है, और मौर्य प्रशासन की जो बातें हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन तीनों शासकों को आपने क्रम से पढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।